नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ख़ास तौर से मंगलवार का दिन भारतीय बाज़ारों में आज थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़रूर दिखाई पड़ी, जहां पे फर्स्ट हाफ में फ्लैट था, फिर बिकवाली आई, बिकवाली वाले लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई और रिकवरी के बाद इंडेक्स कहीं जाके फ्लैट साइड पे बंद हुआ, इंडेक्स एटलीस्ट। मिड कैप इंडेक्स 3/4% गिरावट में बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। वॉलेटाइल सेशन के बीच में मार्केट कह लीजिए, फिर रेंज बाउंड सेशन के बीच में मार्केट कहीं क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं, जैसे कि आप ये कह लीजिए कि आईटी में आज खरीदारी थी, फिर सेकंड कंसेक्यूटिव डे, जबकि तमाम लार्ज कैप मिड कैप चल रहे थे। वो नमूरा का एक नोट कह लीजिए, जेफरीज का नोट कह लीजिए, जिसके दम पे खरीदारी थी। कॉन्ट्रा ट्रेड भी थे उसमें, मोतीलाल ओसवाल वगैरह के, लेकिन ठीक है। अदरवाइज मार्केट में मोर लेस वो तेज़ी ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एटलीस्ट बॉटम तो बन ही गया है। दूसरा, सीमेंट में सिलेक्टिव सीमेंट बाइंग थी। आज रियल स्टेट चल रहा था, अनंतराज चला, गोदरेज प्रॉपर्टी चला, जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही थी। सो आज रियल स्टेट में खरीदारी थी। बैंक्स में से एचडीएफसी बैंक अकेला 1730 की तरफ पहुंच गया फाइनली, स्लोली एंड स्टेडली। अब 1760 इज़ द नेक्स्ट लेवल जिसके ऊपर आप नज़र रखेंगे, क्योंकि वही है उसका 52 वीक्स हाई। वो ब्रीच हुआ तो बात अलग ही है फिर तो। उसके अलावा बाकी खबरों में चल रहे थे, डीसीए सिस्टम ऑर्डर मिला चल गया, एलएनटी ऑर्डर मिलने की खबर था चल गया, केमिकल शेयर चले तो उसमें आईओएल केमिकल हुआ, दीपक नाइट्राइट हुआ, अतुल हुआ, आरती इंडस्ट्री हुआ, ये सब चलते हुए दिखाई पड़े केमिकल शेयर। सो ऐसे अलग अलग खबरें, अलग अलग न्यूज़, अलग अलग ट्रिगर जिनके दम पे मार्केट्स के अंदर आज मूव आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल सेशन ठीक था। ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, लेकिन आज जो एडवांस डिक्लाइन था उसमें करीब करीब कह लीजिए 40-60 का रेशियो, 60-40 का रेशियो हुआ, जिसमें 60 कहीं गिरने वाले थे और 40 कहीं बढ़ने वाले के आसपास थे। दो तीन चीज़ें जो और इम्पॉर्टेंट रही उसमें, एक लास्ट में टाटा कॉम को एक ऑर्डर आया, उसमें वो चला शेयर, 3% का एक स्पाइक वहाँ देखने को मिला। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आज 82-83 के करीब वापस पहुँच गया, एक अच्छी खरीदारी वहाँ पर ही बनते हुए दिखाई पड़ी। सो ऐसे करके शेयर में चल रहा है मूव, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो उन्हीं पे आप नज़र रखिएगा। बाकी अब आज के लिए बोनस था 1:1 ऑयल इंडिया का, वो एक्स हुआ था। कल के लिए अब एक्सपायरी है एक तरफ, दूसरी तरफ स्लोली स्टेडली अब हम अर्निंग सीजन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। यही सब इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो अभी के लिए सामने खड़े हैं, इनको आधार मान के आप अपना निवेश तय कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन मोटा मोटा ये कुछ चेंजेस हैं जिनको आप या ये कुछ चीज़ है जिनको आप ज़रूर ध्यान जवाब चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल श्याम उपाध्याय जी का। सर हेलो सर, मेरे पास टीसीएस है 10 क्वांटिटी 2960 में, डीवी स्लैब है 10 क्वांटिटी 3650 में, एलएनटी है 10 क्वांटिटी 3250 में। बहुत कम क्वांटिटी ली थी, सोचा था और ऐड करूंगा नीचे आने पर, लेकिन कभी नीचे आया ही नहीं। तो सर क्या मैं अभी इसमें एवरेज कर सकता हूँ? देखो श्याम जी, डिपेंड, अगर आपका होराइज़न 10 साल 15 साल 20 साल का है फिर तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पे इतना होराइज़न होता नहीं लोगों का, क्योंकि जल्दी सबको लगता है कि आज ही चाहिए पैसा, जो भी चाहिए कल का उसकी इसने देखा है, इस एटीट्यूड में लोग काम करते हैं आजकल। सो अगर ऐसा एटीट्यूड नहीं है और बहुत ही लंबा होराइज़न है फिर तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं एवरेज। लेकिन और वेट करिए, ये 3 निकल गए तो वैसे भी और अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। एसबीआई बाकी है, आईसीआईसीआई बाकी है, आपके पास एलएनटी तो है, चलिए आईटीसी बाकी है। सो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो कि आपको और नीचे मिल सकते हैं या मिल रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू करिए और वहाँ पर कहीं गिरावट है तो उनको फर्दर ऐड कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छूट ही गया, कुछ बाकी भी है, उनको ऑप्ट कर लो। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि आप बहुत लंबे होराइजन के लिए तो आराम आराम से ऐड करो, फिर तो क्वांटिटी इज़ एवरीथिंग। आपने क्वांटिटी ले ली और बैठ गए फिर शांति से, जहाँ जा रहा जाए। बहुत ऊपर तक एवरेज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जहाँ तक एवरेज कर पाओ, थोड़ा थोड़ा एवरेज कर पाओ, वहाँ तक कर सकते हो। सो दो तरीके हैं इनमें से, जो आपको सही लगे आप वैसे करिए, बट स्टिक टू क्वालिटी एटलीस्ट टिल द टाइम आपके पास एक बढ़िया क्वांटिटी ऑफ दिस क्वालिटी ना हो जाए, तब तक तो एटलीस्ट आप क्वालिटी पे स्टिक करो। ओके, हेलो सर, हाउ डू यू सी दिस न्यूज़ इन आईटीसी टू एक्यूमुलेट एट लोअर लेवल? विच न्यूज़ सर? ठाकुर साहब, अच्छा वो जो लक्ष्मण जी ने चलाई थी खबर आज। देखो सर, मैंने पता है अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट में मैं गया था, सीए का इवेंट था, अहमदाबाद में हुआ था, उसको एंकर करने में गया था। तो वहाँ पर एक मार्केट के जानकार से मैंने पूछा था कि मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे कर रहे हो, क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास आईपीओ के रिलायंस पड़े हैं, और मैंने मल्टीपल टाइम रिलायंस में 72-73 के मल्टीपल टाइम रिलायंस के हाइज एंड लोज एंड फॉल्स एंड गेंस देख लिए।
स्टिल आई ओन इट, और मैं अगर उसका एक छोटा सा चंक भी बेच चुका हूँ तो भी आई हैव मिंटेड गुड मनी आउट ऑफ इट। तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो लाइक वाइज ITC भी है, एक क्वार्टर या एक न्यूज़, दो न्यूज़, एक खबर, दो खबर, एक वॉल्यूम डी ग्रोथ, एक स्टेक ऑफलोड, कुछ भी ऐसा आता रहे। इनको एक आध क्वार्टर के लिए, एक आध दिन के लिए, एक आध फ़र्क पड़ेगा तो एक आध सेशन के लिए पड़ेगा मैक्स, एक हफ्ते के लिए पड़ जाएगा मैक्स, लेकिन दीज आर वेरी गुड कंपनीज टू ओन अदरवाइज इन योर कोर पोर्टफोलियो। तो इसलिए वैसी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए एक दो दिन की खबरें, एक आध दिन का रिएक्शन बहुत मैटर रखता नहीं है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वैसे आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से इसको एक्यूमुलेट करो, सिंपल, किसी फॉल में मिले ऐड करते चलो। ओके, hello sir, with small correction in all NBFC out of Shriram, Chola and any NBFC looking for holding Bajaj Finance। तो देखिए बजाज फिनेंस इज़ अ गुड स्टॉक और लग भी रहा है कि चलने की तैयारी में वो है। चोलामंडलम इज़ अनदर गुड NBFC जिसको आप देख सकते हो, लेकिन ये कोई करेक्शन नहीं था, ये तो एक 4 दिन चला, एक दिन हल्का हुआ, सो इट इज़ नॉट अ करेक्शन इन टोटल। लेकिन अगर कभी नीचे मिल जाए तो चोला इज़ गुड। इसके अलावा PNB हाउसिंग ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी ठीक है। श्रीराम इज़ बेटर, तो इनको आप देख सकते हो। बट करेक्शन तो आए, अभी तो करेक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है दूर दूर तक मार्केट में। सो जब तक वो एक रीजनेबल राइट साइजिंग नहीं देख लेते तब तक तो कोई मतलब बनता नहीं यहाँ पर। सुमित सर, कंसाइन नैरोलैक पेंट और ITC के ना बढ़ने की फिक्र में दुबला होता जा रहा हूँ। सर आप, मैं क्या ही बोलूँ, फिर दुबले ऐप्स ही आ जाएंगे ऐसे चलता रहा तो। नैरोलैक 277 के भाव पे 2000 शेयर और ITC 430 के भाव पे 700 शेयर है। अगर सर शेयर के ना चलने से आप दुबले हो रहे हो तो फिर तो मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन हैव। बढ़िया ऐप्स आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, शेयर तो चलेगा नहीं आपके दुबले होने से। दोनों कंपनियां अच्छी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। ITC में पहले ही बात कर चुका हूँ, और कंसाइन नैरोलैक भी इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। जैसे जैसे ऑटो का ग्रोथ होगा वैसे वैसे कंसाई का ग्रोथ भी होगा नंबर्स में, क्योंकि ये ऑटो के लिए एक मेजर क्लाइंट के तौर पर काम करते हैं। और आम तौर पे फेस्टिव से पहले कंपनियां गियर्ड अप होती हैं गाड़ियों का इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए, खरीदने के लिए। सो मॉनसून का जो पीक होता है, यानी कि इस क्वार्टर के बाद के जो क्वार्टर होगा उसमें पिकअप करना चाहिए ऑटो को अपने नंबर्स में, क्योंकि वो इन्वेंट्री पिकअप करना शुरू करती है और उसकी डिमांड जाती है पेंट स्पेस पे, तो वो कंसाई के लिए होगा। तो वैसे भी मॉनसून के बाद ये नंबर पिक करते ही हैं। सो कंपनी ठीक है, बट ड्यूरेशन माइट भी थोड़ी और ज़्यादा लग सकती है, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर भी लग सकते हैं। बट कंपनियां दोनों अच्छी हैं और दोनों अच्छे पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर अदानी ग्रुप कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है? अदानी ग्रुप जाने सर, मैं क्या बताऊँ क्यों कंसोलिडेशन कर रहा है। आज हिंडनबर्ग का क्या हुआ? हिंडनबर्ग में कुछ नहीं हुआ। एक आरोप जो लगे थे अदानी समूह पे कि हिंडनबर्ग ने इसके खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली उस मामले में, तो बड़े फंड्स ने कस्टोडियन के तौर पे कोटक महिंद्रा बैंक को यूज़ किया था शेयर स्पॉट शॉर्ट करने के लिए या बेचने के लिए। सो वो खबर थी, उस पर कोटक की सफाई भी आ चुकी है। सो इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ठीक है, वो पुराना मामला चल रहा है तो उसके ऊपर फर्दर परत पे परत उतरते रहते हैं, तो वही डिटेल आ रहा है। और रही बात ग्रुप में कंसोलिडेशन, ठीक है, ये हर ग्रुप के साथ कुछ कुछ समय में होता रहता है, और आप सब लोग बहुत बुलिश हो इसलिए कंसोलिडेशन है। जिस दिन सब लोग का बुलिश होना बंद हो जाएगा कंसोलिडेशन ही बंद हो जाएगा। सो जब सबको लगता है कि ये होगा तब वो कभी नहीं होता। ये मार्केट का पहला और सबसे बड़ा नियम है। आप बाकी देख लो, जब तक आपको, अब जैसे है ना वो PSU चलेंगे, डिफेंस चलेंगे, सबको ये लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे PSU और डिफेंस में। अभी के लिए तो सबको लग रहा है इलेक्शन का आउटकम आएगा और अदानी समूह डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। देख लीजिए, डबल ट्रिपल 5 टाइम कहाँ हुआ? वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ था वो, इनफैक्ट उससे भी नीचे खड़ा है कई शेयर तो। सो मार्केट है, इट बिहेव्स इन इट्स ओन वे। लेट्स सी क्या करता है आगे। बट जो कंपनियों में नंबर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कैश फ्लोज हैं, उनके साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। Angel One is coming down day by day. Is it worth to buy or now should wait for some other time? सिंह साहब देखो, मैं कभी भी किसी ब्रोकरेज हाउस में आज तक कभी नहीं बोला कि आप एंटर करना चाहो करो। कुछ समय पहले मैं प्रोटीन की बात करता था, वो ब्रोकरेज हाउस नहीं था। आज प्रोटीन आप देख ही रहे हो क्या भागा है। सो इसीलिए बोलता था क्योंकि ब्रोकरेज हाउस के केस में दे नो हाउ थिंग्स वर्क। आप खुद ही समझो ना, जो ब्रोकरेज है, कहते हैं ना कि सब लोगों को खिला रहा है, उसको तो पता ही है कि कैसे खिलाया जाता है। सो उनका शेयर चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, आई हैव नो आइडिया, बट एटलीस्ट
अगर आप मार्केट की पार्टिसिपेंट को खेलना चाह रहे हो कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, तो गो विद एक्सचेंज, BSE, गो विद CDSL, गो विद प्रोटीन। वो ज़्यादा डायरेक्ट इंटरमीडियरीज हैं कंपेरेटिवली ब्रोकर हाउसेस के। ब्रोकर हाउसेस के नंबर्स में रिएक्शन आए ना आए पता नहीं। और एंजल वन में नीचे गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि वो सेबी ने जो डिस्काउंट ब्रोकर हाउसेस के चार्जेस थे, जैसे होता गया कि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम देते हो तो आपसे ब्रोकरेज कम चार्ज करता है, अगर आप कम वॉल्यूम देते हो तो आपसे ब्रोकरेज ज़्यादा चार्ज करता है। सो उससे बचने के लिए उन्होंने ये नियम लिया है कि आप सबको यूनिफॉर्मिटी से चार्ज करिए। अगर ऐसा होता है तो जो डिस्काउंट ब्रोकरेज हैं उनकी रेवेन्यू का 15 से 20% हिस्सा आता है इससे दलाली से। और अगर जो जो डीप डिस्काउंट ब्रोकरेज है उनका 50 से 70% आता है जो लिस्टेड नहीं है। सो एंजल वन का कारोबार का बड़ा हिस्सा आता है, 250 से 300 करोड़ रुपए का हिस्सा ये डिस्काउंट ब्रोकरेज से आता है, इसीलिए इतनी बड़ी फॉल यहाँ पर हमने आज देखी भी। सो ये वजह रही है अदरवाइज़। लेकिन आज का जो फॉल था उसमें आप एंटर करो या ना करो, अभी के लिए तो वेट ही कर लो सर। जब तक स्टॉर्म पास नहीं होता तब तक कोई पोजीशन नहीं ली आती। तो खबरें चल रही हैं, चलने दो, टूट रहा है टूटने दो, जहाँ स्टेबल होगा वहाँ देखेंगे क्या करना है। सर क्या मैनेजमेंट थीम पर विजन फॉर 5 ईयर के लिए विच शेयर इज़ गुड? देखो जैन साहब, अगर आप मैनेजमेंट थीम में समझा नहीं वैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट थीम मेरे ख्याल से अच्छी मैनेजमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो इन टोटल जो 5-6 बड़े ग्रुप हैं वही नाम सामने आएंगे, रिलायंस, TCS, मुरुगप्पा ग्रुप और ये टाइप के जितने ग्रुप्स हैं इनके ऊपर ही आप अदरवाइज़ बना सकते हो नज़र। और वैसे भी स्टॉक तो यही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये सडनली आपके स्टॉक की संख्या बदल जाएगी। अगर 5200 स्टॉक BSE में एक्टिवली ट्रेड होते हैं 7200 टोटल में से, तो 5200 में ही आप काम करोगे ना, उसमें कोई नया स्टॉक तो ले नहीं आओगे। 2-4 ही लिस्ट होते हैं, 100 लिस्ट हो जाएंगे मैक्सिमम एक साल में। सो उन एग्जिस्टिंग स्टॉक में ही आपको जहाँ फॉल मिलेगा वहाँ ऐड करना है। अब वो फॉल कहाँ मिलता है, किस वजह से मिलता है, उस पर डिपेंड करता है, कितनी अर्निंग सपोर्टिव है उस पर डिपेंड करता है। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे बीच में वो क्या नाम है, एल्केम टूटा था। मतलब आप ऐसे समझो कि कोई कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 10 साल में 10 टाइम्स 12 टाइम्स हो चुका है और उसके बावजूद उसका स्टॉक में एक डिप आया 8% का, क्योंकि उसके एक प्लांट में इंस्पेक्शन हुआ और कुछ गड़बड़ निकली थी। सो बहुत कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात उन्होंने की नहीं। ठीक है, प्लांट है, कुछ दिन बाद वो मैनेज कर लेंगे उसको अपने आप। और बाज़ार को ठीक लगा, वो 4400 का लो था, आज 5400, 5200, 5300 जो भी छू छा के नीचे आया। सो वो देख लिया आपने। लाइकवाइज ऐसे ही होता है। LNT इन्फोटेक माइंट्री, एक क्वार्टर के नंबर ख़राब आए थे तो सबको लगा कि ख़राब हो गया, वो 3600 तक भी गया था नीचे, घूम के आज 5200 पर 5500 5300 जो भी आ गया वो भाव आ गया। सो गुड टाइम्स में मतलब बैड टाइम्स में गुड स्टॉक को आप पिक करोगे तो अपने आप उसका वैल्यू आपको मिलेगा। आप खुद ही देखो ना, नंबर में कोई चेंज नहीं आता कभी कभी स्टॉक में। जैसे ये था स्नोमैन, नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, प्रमोटर बाय कर ही रहा था 55 रुपये पे भी। 55 रुपये का शेयर आज आपके सामने 80 में खड़ा, 82 81। सो इट वाज क्लीन थॉट्स आपके सामने जो रखे थे, एंड नंबर के साथ साथ वो चल भी रहा है अकॉर्डिंगली। आप तो कॉल लो, लेकिन मैनेजमेंट थीम में अगर आप स्टेबल मैनेजमेंट ढूंढ रहे हो तो फिर वही नंबर मिलेंगे जो पुरानी हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं, या MNCs जिनको आपको मेंटेन करना होगा। Sumit sir, I have accumulated IREDA starting from 55 रुपए and I have quantity now and I feel I should add more. Is it good time to accumulate more at this level for a 5-year horizon? देखो दास साहब, अगर आप खुद मान रहे हो कि आपके पास क्वांटिटी है, आप खुद मान रहे हो आपने 55 रुपये पे शेयर खरीदा है, 200 रुपये के ऊपर शेयर चल रहा है, 4 गुना आप ऑलरेडी पैसा बना रहे हो विद अ क्वांटिटी। अब आप और ऊपर क्वांटिटी लेना चाह रहे हो ताकि आपका जो गेन है वो और बड़ा हो जाए। सो ये लोभ और लाभ में मात्रा का अंतर नहीं होता है, भावना का अंतर होता है। ध्यान रखना कब वो लाभ लोभ में बदल जाए, ऐसी सिचुएशन ना आने देना। सो अगर आपको लग रहा है कि इसमें, क्योंकि अभी स्टेक सेल भी आना है, तो हो सकता है वहाँ आपको मौका मिल जाए नीचे लेने का, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट तो स्टेक सेल करेगी। अब स्टेक सेल यहाँ करेगी, जितना ऊपर करेगी उनके लिए उतना ही अच्छा है ना। अगर मान लीजिए 200 रुपये पे वो 5% स्टेक बेचेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसके सामने वो 300 रुपये 5% स्टेक बेचेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। या 300 रुपये अगर 3% ही बेच दिया तो भी बराबरी वैल्यू मिल जानी है ऑलमोस्ट। सो वो भी कोशिश करेंगे। तो शेयर चल रहा है तो बेटर है ना, अभी कहीं नीचे डिस्काउंट मिल जाए तब ले लीजिएगा अगर इतने बुलिश आप हैं तो। और दूसरा, ये भाग रहा है और आपके पास क्वांटिटी सब्सटेंशियल है, उसके बावजूद आपको और चाहिए, तो ये तो कोई औचित्य नहीं हो रहा, इसकी तो कोई कमी नहीं है। आप पूरी कंपनी खरीद लो फिर तो। सर, इज इट राइट टाइम टू मूव मनी फ्रॉम विप्रो टू एनी अदर IT? आदिल साहब देखो, मेरे हिसाब से लार्ज कैप IT का सबसे सस्ता स्टॉक तो विप्रो ही है। 23, 24, 25 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है, जबकि
इस सेक्टर का जो बेलवेदर है टीसीएस, वो भी शायद 31 के मल्टीपल पर है, वो मैंने ट्वीट किया, वहाँ पढ़ लेना चाहें तो। लेकिन जो बेलवेदर है उसके सामने ही सस्ते में काम काज कर रहे हैं। सो वैल्यू वाइज तो एक सबसे सस्ते शेयरों में आता ही है। एक समय पे ऐसा टेक महिंद्रा था, लेकिन वो एक तरफा चलता चला गया और अब आप टेक महिंद्रा देखिए सबसे महंगों में हो गया। सो विप्रो को इतना आसान चलना तो नहीं होगा, बट इसलिए बेचना क्योंकि मतलब वो सस्ते शेयर को बेचना का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। आपके पास कोई और शेयर होता आईटी में, मैं एक बार फिर भी कहता हाँ ठीक है, लेकिन विप्रो तो ऑलरेडी सस्ता है, सो उसमें बहुत कुछ शायद खोने के लिए होगा नहीं आपके पास, तो बने रहो आराम से, बेटर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर। हिंदुस्तान जिंक में क्या होगा आगे? 703 पर लिया है, होल्ड करिए सर, अभी तो और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी चला है 1 और थोड़ा मेटल में प्रॉफिट टेकिंग भी है, तो अभी तो बने रहो, डिविडेंड पे ही करता रहेगा, धीरे धीरे कॉस्ट अपने आप नीचे आ जाएगी। सो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक कंपनी है, बट आपने बहुत ऊपर लिया, उसको भी ज़रा आप भूलिएगा मत एटलीस्ट। सुमित सर, क्या अभी डालमिया भारत में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या पीक मानसून का वेट करें? देखो गुप्ता साहब, मैं आई एम नॉट द राइट मैन फॉर कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या लेवल होगा क्या नहीं होगा। यू आस्क फॉर अ स्टॉक जिसमें वैल्यू है, आई टोल्ड यू अ स्टॉक जिसमें वैल्यू है। अब वो कहाँ एंटर करना है, कितना एंटर करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कब निकलना है, कितना होल्ड करना है, कितने 20 साल के लिए रखना है, 50 साल के लिए रखना है, वो सब आप तय करोगे। आई एम नॉट ऑथोराइज टू स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आई कैन जस्ट टेल यू कि ये कंपनी में ठीक वैल्यू दिख रहा है, इस कंपनी में क्या खबरें घूम रही हैं। सो डालमिया भारत के केस में इतना मुझे समझ में आता है कि तीसरी देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी होने के बावजूद अगर दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी के सामने 70% डिस्काउंट पे वो स्टॉक आपको खड़ा दिख रहा है, तो दो ही वजह हो सकती है, या तो उस कंपनी के प्लांट पुराने हो या बाजार ने उसको समझ में अभी गलती कर रखी हो। चले, मैं ये बात मान लेता हूँ उसके प्लांट भी पुराने हो गए, तो भी उस कंपनी के पास IEX की स्टेक की वैल्यू भी है। आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, या कुछ लोग जानते होंगे कि IEX में भी डालमिया भारत का स्टेक है। सो इसके पास होल्डिंग वैल्यू भी है अलग कंपनियों की। सो इस धंधे के अंदर कारोबार की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है, जो नहीं होनी चाहिए। कितना ही पुराना प्लांट हो, एटलीस्ट है तो ना प्लांट। सो आज नहीं तो कल तो कोई कैपेसिटी ले ही लेगा, और 48.5 मिलियन टन की कैपेसिटी, कोई छोटी कैपेसिटी नहीं है। सो वैल्यू तो है, अब वो वैल्यू कब मार्केट रीड करेगा, कब उस पर रिएक्ट करेगा, मुझे नहीं पता। सो वो आपकी कॉल है, आप कैसे देख रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों को जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी 5:30 बजे दूसरे शो में, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और बाकी फीडबैक भी वहाँ पर दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।